तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं उनके बारे में बात की थी, जिनमें हमने गुटखा और टोबैको, तंबाकू जो है उसकी बच्चों हम लोगों ने बात कर ली थी। तो आज हम लोग जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं ताकि हम अपना सेकंड चैप्टर जो है उसे जल्दी से स्टार्ट कर पाए। तो बच्चों, जो अगला इनटॉक्सिकेंट, जो टॉक्सिक पॉइजन सब्सटेंस है, वो है बच्चों अल्कोहल। ये जो अल्कोहल जिसे ड्रिंक वगैरह करते हैं, इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा C2H5OH। डिफरेंट वाइन्स के अंदर इस अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट जो है बच्चों वो डिफरेंट होता है। अल्कोहल पीने का बहुत बुरा असर हो सकता है और इसके कई जो है बैड इफेक्ट्स हैं। उनमें से जो सबसे पहला बैड इफेक्ट है उसकी बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जब हमारे लिवर के अंदर पहुंचता है तो वहां पर वो एक पॉइजनस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों, इसका नाम आपको मिल जाएगा एसेट एल्डिहाइड। ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है, मतलब जहर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता और जो हमारी कोऑर्डिनेशन पावर है, सोचने समझने की या डिसीजन टेकिंग एबिलिटी जो है हमारी, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस वजह से एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, कंटिन्यूसली अल्कोहल ड्रिंक करने से हमारी मेमोरी पावर जो है बच्चों वो भी घटती है। इसके अलावा जो लिवर है उसमें स्वेलिंग, उसमें सूजन आ जाना, ये भी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और बच्चों, जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता तो हमारी बॉडी फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती और फैट हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू कर देता है और ओबेसिटी, मोटापा जो है वो आ सकता है, जिसकी वजह से कई परेशानियां हो सकती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अल्कोहल जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग की इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसे, और जो उसकी सोशल इमेज है उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आपके घर वाले वगैरह कहते हैं या समझाते हैं या खुद देखते हैं कि अल्कोहल पीने वालों से या फिर कोई भी गुटखा, टोबैको, ये सब खाने वालों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सोशली उसे सही नहीं माना जाता। क्योंकि जो इंसान अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा है उसकी डिसीजन टेकिंग पावर बिल्कुल नहीं है, वो कुछ गलत कुछ सही में अंतर नहीं समझ सकता, तो इस वजह से उसकी इमेज जो है वो भी खराब हो जाती है। तो ये था आपका अल्कोहल। अगला जो टॉक्सिक सब्सटेंस है बच्चों वो है ओपियम। ओपियम जो है जिस प्लांट के फ्रूट से मिलता है उसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम, ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही टोबैको में भी आया था, टोबैको जो है जिस प्लांट की लीव से मिलता है उसका नाम है निकोटियाना टोबैकम। ये आपको नाम याद रखने हैं। इस ओपियम के मिल्क के अंदर 30 टाइप्स ऑफ अल्कोलॉइड्स, नशीले पदार्थ 30 तरीके के पाए जाते हैं, जिनमें मॉर्फिन, कोडिन, निकोटिन, सोमिनिफेरिन, पेपरविन एटसेट्रा, ये सब जो है इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी के सब बच्चों पेन किलर्स, स्पेशली वो पेन किलर्स जो कि ऑपरेशन के बाद में किसी इंसान को दिए जाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन का दर्द जो है वो बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। तो इस वजह से उस पेशेंट को ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिनके अंदर ये ड्रग्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से बेहोशी और नींद आती है तो हमें दर्द का इतना ज्यादा एहसास नहीं होता। तो क्योंकि ये सब जरूरी है पेन किलर्स के लिए, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो ओपीएम की कल्टीवेशन या उसकी खेती जो है वो करती है, पर लाइसेंस देने के बाद लोगों को लाइसेंस मिलता है बकायदा गवर्नमेंट की तरफ से, और उसका ओपीएम की जो खेती हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दवाइयां बनाने के लिए ही की जाती है, पर लोग बाग इसका इलीगली इसका कल्टीवेशन करते हैं। ओपीएम के अंदर हेरोइन जो है वो भी काफी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि
लोग बाग जो हैं वो काफी ज्यादा नशे में हो जाते हैं और इसकी हैबिट, आदत जो है वो लोगों को लग जाती है। ये ड्रग्स काफी महंगे होते हैं, तो जिसको हैबिट लग चुकी है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ उसकी हेल्थ जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। स्पेशली रूरल एरियाज में कई जगह ऐसा होता है बच्चों कि जो मदर है, माँ जो होती है, छोटे बच्चों, जब छोटे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं और मदर को काम करना होता है, तो रूरल एरियाज में देखा गया है कि माँ जो होती है वो बच्चों को थोड़ा बहुत ओपियम दे देती है, जिससे बच्चे सो जाते हैं गहरी नींद में और वो अपना काम बिना परेशानी के कर पाती है। पर ये भी चीज गलत है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटी एज में ही उनका माइंड सबसे ज्यादा डेवलप होता है। उस कंडीशन में उन्हें ऐसे सब्सटेंसेस अगर लेने पड़े तो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी पर भी असर हो सकता है। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है इस ओपीएम की इलीगल कल्टीवेशन को रोकने में। आपको ओपीएम में ध्यान बस क्या रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि इसमें कौन से अल्कलॉइड पाए जाते हैं और ये जिस प्लांट के फ्रूट से मिलता है उस प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है। इसके अलावा कुछ और इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स हैं, जैसे कि कोकेन, भांग, चरस या एलएसडी, जिसकी फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, एलएसडी। ये भी ऐसे आपके ड्रग्स होते हैं जिनकी हैबिट जो है वो काफी खतरनाक होती है, आपको इनके नाम याद रखने हैं। ड्रग्स वगैरह लेने वाला इंसान जो है बच्चों हेल्दी नहीं रह सकता, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इकोनॉमिकली, सोशली भी उसकी इमेज डाउन हो जाती है। तो इन सभी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास में होगी मिस यूज ऑफ मेडिसिन। दवाएं वगैरह जो होती हैं बच्चों, उनमें बहुत तरीके के ड्रग्स होते हैं, और क्योंकि डायरेक्ट ड्रग को कंज्यूम करना या खरीदना तो इलीगल है, पर दवाइयां जो है उनमें ड्रग्स मौजूद होते हैं, दवाइयां खरीदना इलीगल नहीं है। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिनके अंदर ये सारे ड्रग्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और इस वजह से इन दवाइयों को कोई भी केमिस्ट बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के जो है बेच नहीं सकता। पर इसके बावजूद बहुत सी ऐसी चीजें हैं दवाइयों के भी अलावा जिनमें ये ड्रग्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जो बच्चे होते हैं, थिनर जो आता है उसके स्मेल जो है उसको करने के एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एसीटोन नाम का केमिकल मौजूद होता है। या पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, या आपने देखा हो बच्चे जो हैं जो परमानेंट जो आपके मार्कर जो होते हैं उनकी स्मेल जो है उनको स्मेल करते हैं। या फिर व्हाइटनर जो आता है, ये आपने सुना होगा, व्हाइटनर जो है उसे भी कई बच्चे जो है कंज्यूम कर जाते हैं। तो ये सारी जो परेशानियां हैं, ये जाने अनजाने में ड्रग्स या फिर जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं इन्हें हमारी बॉडी के अंदर एंट्री दे देती है, और इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इनकी हैबिट, इनकी आदत जो है वो हमें लग जाती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे करेक्शन फ्लूइड आता है, शू पॉलिश होती है, या फिर पेंट, नेल पॉलिश रिमूवर, है ना, तो मार्कर, गैसोलिन एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं जिनका छोटे बच्चे जो हैं स्पेशली वो जो है इनको स्मेल करते हैं, क्योंकि इनमें ड्रग्स हैं जिनकी आदत इन्हें लग जाती है। और अगर स्मेल करते वक्त ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चले गए तो फिर लंग्स से जुड़ी हुई परेशानियां, लिवर से जुड़ी हुई परेशानियां, या इवन आपका मेंटल डिसऑर्डरनेस भी देखी जा सकती है। ठीक है, चैप्टर की लास्ट हेडिंग है अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चों मिलावट। कुछ लोग प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर उसी के जैसा या उसके जैसी प्रॉपर्टीज दिखाने वाले किसी सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं, जो कि सस्ता होता है, जिससे कि इंसान जो है बेचने वाला उसको प्रॉफिट हो जाता है, ज्यादा फायदा हो जाता है। पर ये जो सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं मिलावट के लिए, अडल्ट्रेशन के लिए, इनका कंज्यूम करने वाले पर बहुत बुरा असर हो सकता है। तो इस टॉपिक में बच्चों आपको यही देखना है कि किस सब्सटेंस के अंदर
किस टाइप का अडल्ट्रेशन जो है वो मिक्स किया जाता है। आपको दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में सबसे पहला एग्जांपल दिखेगा, वो है बच्चों कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स जो है इनके अंदर मिक्स होने वाले जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो है लिडान, डीडीटी। ये बच्चों डीडीटी जहर है। आप लोगों ने आपके घर में देखा होगा, लक्ष्मण रेखा नाम से चींटी वगैरह या इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं, वो भी डीडीटी की बनी हुई है। तो डीडीटी वगैरह या मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, या फिर आपका क्लोरोपायरोफिनॉल, क्लोरोपायरोफिनॉल, ये केमिकल जो हैं उसमें डाले जाते हैं। इन केमिकल्स की वजह से मसल रिलेटेड डिजीज हो सकती है, या कैंसर भी हो सकता है, या नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग का वो अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा एक वर्ड आपको मिलेगा कि कोल्ड ड्रिंक्स में बच्चों फॉस्फोरिक एसिड डाला जाता है। हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में टूथ डिके पढ़ा था कि भाई अगर माउथ जो है उसमें एसिड रिलीज होना शुरू हो जाए तो टूथ डिके, हमारे जो दांत हैं वो खराब होना, सड़ना शुरू कर देते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड बच्चों हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम का जो केमिकल है वो भी डाला जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, क्योंकि ये जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है ये कोल्ड ड्रिंक को फ्रीजर के अंदर बच्चों जमने से रोकता है। आप देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक को आप कितनी ठंडे टेम्परेचर पर रखो वो फ्रीज नहीं होती, जमती नहीं है। इसीलिए क्योंकि उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम का केमिकल डाला गया है। इस इथाइलिन ग्लाइकॉल को स्वीट पॉइजन, मीठा जहर जो है कहा जाता है, पॉइजनस होता है। इसी तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड या बेंजोइक एसिड, ये ऐसे एसिड्स भी बच्चों मिक्स किए जाते हैं। और ये एसिड जब हमारे स्टमक, पेट के अंदर जाते हैं तो एसिडिटी का कारण बन सकते हैं। तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से एसिडिटी होना बहुत आम बात है। तो कोल्ड ड्रिंक का बच्चों बहुत लंबा चौड़ा आपके में दे रखा है, क्योंकि इसका यहाँ पर देने का एक एम है आप बच्चों को समझाना कि कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ही हैं जो कोल्ड ड्रिंक जो है उसको ड्रिंक करना प्रेफर करते हैं। दूसरा जो अडल्ट्रेशन का एग्जाम्पल लिया गया है बच्चों वो है मिल्क। दूध के अंदर डिटर्जेंट, यूरिया, सोडा या फिर पोस्टर कलर तक बच्चों डाले जाते हैं, व्हाइट कलर तक उसमें डाला जाता है ताकि ज्यादा मात्रा में दूध बिके और फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। ये सभी बहुत खतरनाक चीजें हैं हम लोगों के लिए। इसके अलावा जो घी है उसमें भी बच्चों अडल्ट्रेशन, मिलावट की जाती है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल जो है वो मिलाए जाते हैं, पाल्म ऑयल जो है वो डाला जाता है, या डालडा, आपने नाम सुना होगा डालडा, ये भी जो है घी के अंदर डाला जाता है। दिखने में घी जैसा ही होता है पर बहुत पुअर क्वालिटी का होता है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट जो है वो हमें बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, हार्ट के लिए और मसल्स के लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसके अलावा बच्चों जो रेड चिली पाउडर आता है, लाल मिर्च का जो पाउडर आता है, उसमें सोचो ब्रिक सैंड, जो ईंटों का जो बुरादा होता है रेड कलर का, वो तक मिलाया जाता है, वो भी मिलाया जाता है। टर्मरिक, हल्दी पाउडर के अंदर येलो कलर या फिर येलो कलर की सॉइल जो है वो तक मिलाई जाती है। इसी तरीके से जो ब्लैक पेपर, आपके पास काली मिर्च आती है, उसके अंदर पपीते के जो बीज हैं, पपाया सीड, वो भी सूखने के बाद में बिल्कुल काली मिर्च के जैसे ही दिखाई देते हैं। ये सब चीजों की मिलावट जो है वो की जाती है। या बहुत से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को बच्चों केमिकल्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो फ्रेश दिखाई दें, या फिर जो आपका फ्रूट का या वेजिटेबल का जो भी आपका प्लांट है उस पर ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी फ्रूट आ जाए। फल सब्जियों को चमकदार बनाए रखने के लिए कॉपर सल्फेट
नाम का केमिकल जो है वो उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है, या सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका स्प्रे किया जाता है जो दाल वगैरह होती है उसके ऊपर, ताकि दाल जो है वो एकदम चमकदार और फ्रेश जो है वो नजर आए। आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह जो हैं वो राइस पर किए जाते हैं, ताकि जो राइस है उसके दाने चमकदार सफेद नजर आए। और इन केमिकल्स की वजह से बच्चों कैंसर का होना या हमारे डीएनए के अंदर चेंज आ जाना बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, किसी न किसी तरीके की बीमारी को ही जन्म देता है। तो सीधी सी बात है, मिलावट इतनी ज्यादा होती है तो हमारी गवर्नमेंट जो है उसने भी कई बार अटेम्प्ट किया है इस मिलावट को रोकने के लिए। जो सरकारी राशन की दुकान होती है उन पर अचानक से सडनली रेड वगैरह डाली जाती है। इसके अलावा बच्चों आपको लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो पास किया गया, PFA। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग 65 फूड आइटम्स पर रोक लगा दी गई जो कि अडल्ट्रेशन की वजह से ही बनते थे, मतलब प्योर मेथड से नहीं बनाए जा सकते थे, उनमें मिलावट करनी ही पड़ती थी। तो ऐसे फूड आइटम्स को गवर्नमेंट ने 1954 से ही बैन कर दिया। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं पर हो जाता है। चैप्टर बहुत इजी था। चैप्टर में आपने देखा कि समझने के बाद में आपके पास में जो चीजें हैं वो सिर्फ लर्न करने वाली, रटने वाली चीजें बची हैं। तो ये लर्निंग पोर्शन बच्चों आपको अच्छे से और रेगुलरली आपको करना है। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको करने हैं। फर्स्ट चैप्टर के खत्म होने के बाद, जैसा कि इससे पहले हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, बायोलॉजी अपनी चल रही है। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो कि आपका काफी लेंदी चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको बच्चों इसको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों के बारे में, हमारे ह्यूमंस के सिस्टम के बारे में हम लोगों को नॉलेज जो है वो दी जा रही है। ह्यूमन सिस्टम्स बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटा होता है सेल्स। सेल्स आपस में मिलते हैं और बच्चों ये मिलकर के बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू आपस में मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन्स आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जब कंबाइन हो जाते हैं तब वो बच्चों बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम है एक ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं। चलो एग्जांपल के तौर पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहे होंगे, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी क्या है, ये ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन्स किससे बने होंगे, ये सभी बच्चों टिश्यू से मिलकर के बने होंगे। माउथ जो ऑर्गन है उसके टिश्यू अलग टाइप के होंगे, फेरिंग्स के टिश्यू अलग टाइप के होंगे, और ये जो आपके टिश्यूज हैं ये बने होंगे जब एक जैसा फंक्शन करने वाले सेल्स आपस में मिल करके कोई एक काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो किसी भी ह्यूमन के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बताई, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सभी जो है वो पाए जाते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन सिस्टम में सबसे पहला, इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जो कि डाइजेशन को परफॉर्म करता है। अब पहला क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, खाना पचाना, पचाना, है ना।
इसका मतलब क्या होता है, देखो हम जो खाना खाते हैं वो बड़ा और सॉलिड फॉर्म में होता है, पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो कि हर चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है बच्चों। तो वो तो खाने को, फूड को एक जगह से दूसरी जगह तब ले जा पाएगा जब आपका फूड एकदम बारीक, एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो डाइजेशन प्रोसेस का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब जो बड़े बड़े सब्सटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को एकदम बहुत छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। दूसरा बच्चों क्वेश्चन जो जन्म लेता है वो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक लॉन्ग होलो, एकदम अंदर से खाली एक लंबी सारी होलो ट्यूब है जो कि किसी भी ह्यूमन के अंदर माउथ से स्टार्ट होती है, जो एंट्री पॉइंट है, और लास्ट जो एग्जिट पॉइंट है जिसे एनस कहा जाता है, वहां से वो खत्म होती है। और इस पूरी लॉन्ग होलो ट्यूब के अंदर हमारा फूड जो है बच्चों वो ट्रेवल करता है और फूड का डाइजेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आने वाले हैं ये आपको बोर्ड पर लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। इन ऑर्गन्स के अलावा दो और चीजें हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑर्गन्स के अलावा है बच्चों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड क्या होती है, ग्लैंड एक तरीके का एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी में किसी भी केमिकल को सिंथेसाइज करता है, बनाता है और फिर उसे हमारी बॉडी में रिलीज कर देता है। तो व्हाट इज ग्लैंड, ग्लैंड इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू which produce chemicals in our body and release them, जो केमिकल्स को बनाता है और बनाने के बाद में उन्हें हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर देते हैं। इस तरीके के टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड। और क्योंकि ऐसी ग्लैंड जो बच्चों डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी उन्हें हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आने वाली ग्लैंड्स हैं सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास। ये तीनों के ही नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो मैंने एक तो बताया एलिमेंट्री कैनाल में ऑर्गन्स, दूसरा डाइजेशन में जो हेल्प करता है वो है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड, और तीसरे हैं बच्चों स्फिंक्टर, SPHINCTER, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब होता है मसल्स। जैसे खाना आपके पेट में जाएगा, अब ऐसा भी तो हो सकता है वापस लौट जाए, तो वापस ना लौटे इस वजह से उसको कंट्रोल करने का काम जिसका है वो है स्फिंक्टर मसल्स का। जब किसी चीज को खाने को अंदर जाना होता है तो ये मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, जो ओपनिंग है, जो छेद है वो बड़ा हो जाता है, खाना अंदर आ जाता है। फिर मसल्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं तो जो ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, वो फिर से छोटी हो जाती है। अब खाना इस वजह से वापस जो है बाहर नहीं जा सकता। तो ये तीन चीजें हम लोग को, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और स्फिंक्टर के बारे में। सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है बच्चों वो है माउथ। माउथ जो कि एक बाउल, एक कटोरी के शेप का होता है। इस माउथ को हम लोग कह सकते हैं ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल यहां से स्टार्ट होती है। माउथ की हेल्प से ही हम लोग फूड को बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर तक ले जा सकते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन का मतलब है इन टेकिंग ऑफ फूड, खाने का बाहर से अंदर जाना। तो खाना बच्चों माउथ में आता है। माउथ जिसे एक और नाम दिया गया होगा बक्कल कैविटी, माउथ जिसे हम लोग बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। इस माउथ में, मुंह के अंदर तीन चीजें मौजूद होती हैं।
एक है दांत, एक है हमारी मस्कुलर टंग, जबान, जीभ, और सलाइवरी ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड जो सलाइवा को रिलीज करने जा रही है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बच्चों टीथ, दांतों की बात करें, तो टीथ का अरेंजमेंट जो है किसी के माउथ के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं डेंटिशन। ये वर्ड आपको मिल जाएगा। डेंटिशन क्या है? द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन। ये डेंटिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करूं, तो ह्यूमन बींग्स होते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं। अगर आप भी देखें इस समय, तो आप देखोगे कि आपके आगे के दो दांत जो हैं वो अलग डिजाइन के होते हैं, उसके बाद वाले अलग टाइप के, अलग डिजाइन के, और पीछे वाले अलग डिजाइन के होते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के टीथ पाए जाएं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोडोंट। दूसरा वर्ड आपको मिलेगा थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो दांत हैं वो सॉकेट, सॉकेट का मतलब यहां पर बच्चों है जॉ, जबड़ा। हमारे दांत सीधा मसल से जुड़े नहीं होते, हमारे दांत जो हैं वो सॉकेट, वो जबड़े के अंदर फिट होते हैं। तो अगर किसी में सॉकेट में पाए जाते हैं टीथ, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं थीकोडोंट, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। इसके अलावा एक और वर्ड आपको मिलेगा बच्चों, डाइफ्योडोंट। डाई का मतलब होता है टू। एक ऐसी कंडीशन जिसमें पूरी लाइफ के अंदर दांत दो बार आते हैं। जैसे हमारे अंदर कहते हैं ना, एक तो दूध के दांत होते हैं और एक जो है पक्के दांत होते हैं। तो बच्चा 6 से 7 महीने का होता है तब उसके दांत आना शुरू करते हैं, जो उसके कहे जाते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। और जब वो 6 से 7 साल की उम्र तक आ जाता है, तब यही दूध के दांत जो हैं वो गिर जाते हैं, और उनकी जगह पर जो परमानेंट टीथ हैं वो जगह ले लेते हैं। बच्चों जो मिल्क टीथ है, दूध के दांत जो हैं किसी बच्चे में, वो ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकते हैं, और जबकि परमानेंट टीथ का नंबर होता है 32, जिसमें भी 28 दांत लगभग 18 साल तक आ जाते हैं। पर बाकी के जो 4 दांत हैं, जिनको जैसे हमारे यहाँ तो उसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ के आ जाने का मतलब है कि हाँ भाई, अब जो लड़का है या जो लड़की है वो समझदार हो गए हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इस तरीके से एडल्ट में जो परमानेंट टीथ हैं उनका नंबर होता है 32। हम ह्यूमन बींग्स में 4 टाइप के दांत होते हैं। सबसे पहले इंसीजर्स। इंसीजर जो है बच्चों 4 होते हैं ऊपर वाले जॉ में और 4 होते हैं नीचे वाले जॉ में, टोटल हो गए 8। सबसे जो आगे वाले दांत हैं, ये जो आगे वाले दांत होते हैं बच्चों, इनका काम होता है बाइटिंग और कटिंग, खाने को काटना। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे बच्चों, तो आपको एकदम नुकीला दांत जो होगा वो महसूस होगा। जैसे शेर वगैरह में ये दांत जो है वो बहुत लंबा होता है, बहुत नुकीला होता है। इनको बोलते हैं कैनाइन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइन। टोटल 2 कैनाइन ऊपर वाले जॉ में होते हैं और 2 जो है वो नीचे वाले जॉ में होते हैं। इनका काम होता है टीयरिंग एंड पियर्सिंग, चीर फाड़ना। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो तो मांस को खाते हैं, जिसको काटना चबाना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से कार्निवोरस के अंदर कैनाइन्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड जो है पाए जाते हैं। तीसरे टाइप है बच्चों प्रीमोलर्स, जिसे हम लोग छोटी दाढ़ बोलते हैं। ये कैनाइन के बाद में आने वाले हैं, और हर एक जॉ में इनका नंबर होता है 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। और चौथा टाइप है मोलर्स, दाढ़ जिन्हें हम लोग बोलते हैं, या बड़ी दाढ़ जिन्हें हम लोग बोलते हैं। ये हमारे जॉ में एकदम एंड में पाए जाते हैं। हर एक जॉ में इनका नंबर होता है 6। प्रीमोलर्स
और मोलर्स जो हैं, इन दोनों का एक ही काम है, वो है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। खाने को पीसना और चबाना, बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उन्हें चबा करके छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये थे हमारे दांत। टंग की अगर मैं बच्चों बात करूं तो हमारी टंग जो मस्कुलर टंग है उसकी हेल्प से हम लोग बोल तो पाते ही हैं। इसके अलावा टंग का डाइजेशन में काम ये है कि जो सलाइवा हमारे माउथ में रिलीज किया जाता है, उस सलाइवा को फूड के साथ अच्छे से मिक्स करने का काम है टंग का। और ये सलाइवा फूड में मिक्स करना बच्चों बहुत जरूरी है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है वो फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, और दूसरा, खाने को अगर निगलना है तो आपका खाना, फूड जो है वो स्लिपरी होना चाहिए। तो इस फूड को स्लिपरी बनाने का काम सलाइवा का है, और सलाइवा को अच्छे से मिक्स करने का काम किसका होता है? टंग का। तो ये अपना पहला डाइजेस्टिव ऑर्गन हुआ माउथ। दूसरे डाइजेस्टिव ऑर्गन की अगर हम लोग बात करें तो वो है बच्चों फेरिंग्स। फेरिंग्स को एक तरीके से आप गला कह सकते हो। यहां फेरिंग्स में, गले में दोनों दोनों का मतलब है, एक तो आपका फूड पाइप और दूसरा है बच्चों विंड पाइप। ये दोनों ही जो है वो पाए जाते हैं। दोनों ही जो है वो पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आप अगर नाक को बंद कर लें तो भी आप मुंह से सांस ले सकते हैं, क्योंकि फेरिंग्स में फूड पाइप और विंड पाइप जो है दोनों की ओपनिंग होती है। इस फेरिंग्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इसकी जो पोजीशन है बैक साइड में, जैसा कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, फ्रेनुलम लिंगुअल, ये हमारी जबान का आखिरी एंड जो होता है, जहां पर जबान मुंह से जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं। वहां से ये स्टार्ट हो जाता है। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है फेरिंग्स का, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, जो नाक से जुड़ा रहता है। फिर जो बीच वाला हिस्सा है फेरिंग्स का, उसे बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, जो कि आपका माउथ जो है उससे जुड़ा होता है। और तीसरा है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंग्स जो है, ट्रैकिया या विंड पाइप जिसे हम लोग बोलते हैं, ये उससे जुड़ा रहता है। तो एक ट्यूब है फेरिंग्स, और कुछ नहीं है, बस ऊपर वाली ओपनिंग को नेजोफेरिंग्स, नीचे वाली ओपनिंग को लैरिंगोफेरिंग्स, और बीच का जो हिस्सा है उसको कह देते हैं ओरोफेरिंग्स। अगला जो ऑर्गन है बच्चों वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस एकदम मस्कुलर ऑर्गन है, और लगभग एक एडल्ट के अंदर इसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तक होती है। ये ईसोफेगस ही है जो फेरिंग्स को जोड़ता है स्टमक से। मतलब खाना माउथ से पहुंचता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से जाता है बच्चों ईसोफेगस में, और ईसोफेगस इस खाने को ले जाता है कहां? स्टमक के अंदर। ईसोफेगस एक मस्कुलर ऑर्गन है, और ईसोफेगस की वॉल के अंदर कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, एक रिदमिक वे में, एक फिक्स पैटर्न में। कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। ये वर्ड आपको मिल जाएगा, आप ढूंढेंगे तो। या इसे पेरिस्टेलाइटिक मूवमेंट भी कहा जाता है, या तो पेरिस्टेल्सिस या पेरिस्टेलाइटिक मूवमेंट।
इस पेरिस्टल्सिस का फायदा ये है कि इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से खाना जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर से नीचे, वापस नीचे से ऊपर नहीं आ सकता। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिस्टल्सिस? टू एंश्योर यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड। खाना एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे, मूव करता रहे, इस चीज को श्योर करता है क्या? पेरिस्टल्सिस। ईसोफेगस जाकर के ओपन होता है स्टमक में। स्टमक और ईसोफेगस जहां जिस पॉइंट पर बच्चों जुड़ते हैं, वहां पर एक स्फिंक्टर, जैसा मैंने बताया मसल, एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसका नाम होता है ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ईसोफेजियल स्फिंक्टर। जैसा मैंने बताया था कि ये क्या काम करते हैं स्फिंक्टर, कि अगर कोई चीज एक बार एंट्री ले गई है तो वो वापस उसी ओपनिंग से एग्जिट ना हो पाए। तो खाना ईसोफेगस से एक बार पेट में आ गया है तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है, और क्लोज हो जाने की वजह से अब खाना स्टमक से वापस ईसोफेगस में नहीं लौट सकता। ये था बच्चों आपका ईसोफेगस। बात करें अगले ऑर्गन की, तो नेक्स्ट ऑर्गन जो है बच्चों वो है आपका स्टमक। स्टमक एक मस्कुलर जे शेप्ड सैक लाइक, सैक का मतलब है थैला, थैले के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे एब्डोमेन, मतलब जो चेस्ट के नीचे वाला हिस्सा है जिसे एब्डोमेन बोलते हैं, एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में रखा गया है। स्टमक के अंदर बच्चों खाना कुछ घंटों तक स्टोर रहता है, और स्टमक के वॉल जो है उसके अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं जिनको कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं हम लोग उन्हें? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करती हैं स्टमक के अंदर। इन एंजाइम्स के कलेक्शन को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट, जो हमारे काम की चीज है वो सुन लो। एक होता है बच्चों HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत खतरनाक एसिड है। इस एसिड के कई काम हैं। पहला काम, जो अगर बड़े बड़े टुकड़े आए हैं खाने के, उनको डिसॉल्व करके स्मॉलर पीस में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा काम, कोई जर्म खाने के साथ अगर अंदर आ गया हो तो ये एसिड उस जर्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देता है। और तीसरा काम, एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। ध्यान रखना, पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये जो एंजाइम है पेप्सिन, ये खाने के ऊपर तभी काम करेगा, मतलब प्रोटीन को तभी डाइजेस्ट करेगा जब मीडियम हो जाए एसिडिक। तो स्टमक में मीडियम को एसिडिक बनाने का भी काम किसका है? आपके HCl का। अब HCl अगर इतना ज्यादा खतरनाक है तो ये हमारे स्टमक को किसी तरीके का नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में एक और चीज होती है जिसका नाम है म्यूकस। ये म्यूकस हमारे स्टमक को कंटिन्यूअसली कवर करके रखती है। म्यूकस जो है बच्चों वो नेचर में बेसिक होता है। तो इस वजह से अगर एसिड हमारे स्टमक की वॉल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो म्यूकस जो है वो उसे क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसके अलावा मौजूद होते हैं एंजाइम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया पेप्सिन, जो कि प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करने का काम करता है। स्टमक को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर वाला पहला हिस्सा है फंडस, दूसरा बीच वाला हिस्सा कहलाता है कार्डियक, और जो लास्ट पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्टमक। तो बच्चों आगे खाने के साथ क्या होता है इसकी हम लोग बात आपसे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
Students, ready all of you? Page number 60. Sorry. Imp and the bread. ये लेसन हो गया था हमारा, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. लेसन नंबर 11. So open page number 68. Page number 68. Ready all of you? Are you ready? Word meanings. Peasant यानी farmer. Imp, little devil. And devil, the chief spirit of evil. बुराई का देवता, जिसको शैतान बोलते हैं हम. Damp, not dry, slightly wet, जहाँ नमी होती है. Vodka is a kind of wine, Russian drink. Swearing, using rude or offensive language. गुस्से में किसी को कोसना, वो वाली जो लैंग्वेज होती है. Hurried, moved rapidly, जल्दी में. Claimed, demanded something as rightful or due. Splash, move in water, पानी में जो छप छप करना होता है. Pleased, satisfied, happy and delighted. Unsteadily, unstable, जो स्थिर नहीं है, हिलता डुलता रहता है. Certain, definite, confident. Praised is approved or admired. Now take the correct alternative. Who stole the peasant bread? An imp. Who stole it? An imp. The imp changed himself into a working man. The peasant crushed the grain and made vodka from it. The devil praised the imp and forgave him for his former mistake. State whether the statements are true or false. Number 1. The peasant was sorry to lose his breakfast. True. The imp advised the peasant to sow corn on the hill. True. The peasant's crop was burnt up by the sun. False. The devil came to the peasant's house. True. The peasant shouted angrily at his wife. True. The peasant became good-natured after drinking vodka. False. The imp mixed the blood of animals in the drink. False. Have you understood? Now, answer the following questions in 20 to 25 words each. How did the imp steal the peasant's bread? The peasant kept the bread under his coat, under the bush, and imp was hiding there, so he stole the peasant's bread. What did the peasant say when he lost his breakfast? The peasant was sorry to lose his breakfast, but it cannot. He said that it cannot be helped, and he would not die of hunger. Whoever took the bread must have needed it. यानी उसको उसकी ज्यादा जरूरत थी. May it do him good. So
Question number 3. How many years did the devil give the imp to make things right? He gave him 3 years to make the things right. Devil gave the imp 3 years to make the things right. What happened to the peasant's crop in the first year? In the first year, the imp advised the peasant to sow the corn in a low-lying damp place. And that year happened to be a very dry one, and the crops of the other peasants were all burned up by the sun. But the poor peasant's corn grew thick and tall and heavy with grain. So he had enough grain to last him for the whole year, but he had also much to spare. What did the peasants do with the extra grain had? With the extra grain, the imp advised him to crush the grain and make vodka from it. And the peasant made vodka and began to drink it himself and to give it to his friends. How did the peasants behave after having the first glass of vodka? After having the first glass of vodka, they started behaving like foxes, shaking their tails and trying to please each other and praising each other. Answer the following questions in 30 to 40 words each. What did the peasant not understand when he lifted his coat? The peasant could not understand where his dad had gone. Somebody had stolen his bread, and he was surprised that no one had come there, but still the bread was missing. What happened when the imp advised the peasant to sow the corn on the hill? When the imp advised the peasant to sow the crop on the hill, that year happened to be a wet summer, and other people's corn was beaten down, but the peasant's crop on the hill was a fine one. He had more grain to spare than before. How did the peasant behave when his wife fell and a glassful splashed onto the floor? When his wife fell and a glassful splashed on the floor, the peasant shouted angrily at her and scolded her, spoke ill words to her, and then he began to carry the drink to his guests himself. How did the peasants behave after having had their third glass of drink? After having their third glass of drink, they started fighting like wolves, hitting each other. They started to behave just like animals. They made strange noises and shouted without knowing why and did not listen to one another. When the peasants had, page number 67 पर answer है, when the peasants had their third glass, they started to behave just like animals. They made strange noises and shouted without knowing why and did not listen to one another.
What was the imp's answer when the devil asked him about mixing the blood of animals in the drink? When the devil asked him whether he had mixed the blood of animals in the drink, the imp answered that he did not do any such thing. The blood of wild animals is always present in men, but as long as men have only as much corn as they need, it is kept under control. And when he had much grain to spare, he made vodka from it, and he turned God's good gifts into strong drink for his own pleasure. The blood of the fox, the wolf, and the pig in him all showed itself. Then answer in detail. What lesson does the story teach you? What is the moral of the story? The moral of the story is, the lesson we learn from the story is that a man is satisfied when he is poor, but when he has excess money, he finds ways of getting pleasure out of it. And it also reveals the true nature of man. Then again, there are the ill effects of alcohol, that whenever a person is used to drink alcohol, he starts behaving like animals. तो मॉरल ये है, हिंदी में एक बार और समझा देती हूँ मैं, कि जब तक इंसान के पास अपनी जरूरत के लायक होता है तो वो बिल्कुल सही रास्ते पर चलता है, सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर ही हैज, और उसी में वो संतुष्ट रहता है। लेकिन जब भी उसके पास जरूरत से ज्यादा होता है तो वो समझ नहीं पाता है कि उस एक्स्ट्रा पैसे को या एक्स्ट्रा चीज को कहाँ खर्च करे। देन ही मूव्स टुवर्ड्स द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, और उस कोशिश में, जैसे कि इस स्टोरी में हुआ कि उसने ड्रिंक वोदका बनाई और उसको ड्रिंक करना स्टार्ट किया, तो उसके अंदर की जो अच्छाइयां थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई और उसके अंदर का जानवर एक तरह से बाहर आ गया। He started behaving like animals. And secondly, इसमें बताया गया है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर एनीबडी। उसके जो इल इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे अंदर की, धीरे धीरे हमारे अंदर की सारी अच्छाइयों को खत्म कर देते हैं। एंड अ मैन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एनिमल्स एज मच एज अल्कोहल ही इज कंज्यूमिंग। जितनी ज्यादा वो करता जाता है, जैसे कि इसमें बताया गया है, फर्स्ट क्लास के बाद वो लोग बॉक्सेस की तरह बिहेव कर रहे थे, सेकेंड क्लास के बाद वो लोग वुल्फ्स की तरह बिहेव कर रहे थे, एंड आफ्टर द थर्ड क्लास दे जस्ट started behaving like animals, fighting with each other and shouting at each other, and finally उसके बाद they were lying down just like a pig. How did the imp succeed in his plan to corrupt the gentle peasant? Imp succeeded in his plan by providing him more than his requirement. उसकी जरूरत से ज्यादा उसने उसको ग्रेन प्रोवाइड करवाया ताकि वो प्लेजर्स की तरफ मुड़ सके। जब उसके पास जरूरत से ज्यादा हो गया तो he was unable to understand what to do with it, and then the imp advised him to crush the grain and make vodka from it. उसके बाद जब पीजेंट ने वोदका बनाई और उसको पीना चालू किया, खुद भी और अपने फ्रेंड्स को भी वो पिलाने लगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर की जितनी भी जो पेशेंस था, जो अच्छाइयां थी, जो उसका गुड बिहेवियर था, वो सब कुछ चेंज हो गया।
उसका लालच और ज्यादा बढ़ गया and he became just like animals. And in this way, the imp succeeded in his plan to corrupt the gentle peasant. The blood of wild animals, question number 3. The blood of wild animals is always present in men. Explain. So, as it is said, the blood of wild animals is always present in men, but since he has only as much as he requires or as he needs, so this the blood of animals is kept under control. यानी जब तक ब्लड हर इंसान के अंदर एक जानवर छुपा होता है पर वो अंडर कंट्रोल रहता है जब तक कि उसके पास उतना ही है जितनी उसकी जरूरत है, जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। जब उसको जरूरत से ज्यादा मिलता है तब वो दूसरी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और अगर वो इस खुशी को हासिल करने के लिए या अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए अगर अल्कोहल यूज करना, कंज्यूम करना चालू कर देता है और बुरे कामों की तरफ मुड़ जाता है, तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर के ये सारे जानवर बाहर आने लगते हैं and he just behaves like a starts behaving like a wild animal. Is that clear? Then activity is, do you think that the peasants behave like animals due to the effect of alcohol? If yes, discuss the harmful consequences of excessive ये एस नहीं लगेगा इसमें, excessive consumption of alcohol on human body. So this you have to do. एक्टिविटी भी आपको इसकी करनी है, एक पैराग्राफ लिखना है इस पर जिसमें आप बताएंगे इस पहले इस स्टोरी का एग्जाम्पल देंगे कि फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास लेने के बाद उनका बिहेवियर किस तरह से चेंज हुआ और इसी तरह से जो भी ह्यूमन बीइंग्स अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं who become addicted, इस ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी पर क्या इफेक्ट इसका होता है, हाउ इट अफेक्ट्स देयर बॉडी फिजिकली एज वेल एज मेंटली, और किस तरह से इसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगते हैं फिजिकली एज वेल एज मेंटली, क्या चेंजेस उसके अंदर आते हैं। दिस यू हैव टू राइट इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। इज दैट क्लियर? Any problem which you want to ask? कोई चीज, कोई क्वेश्चन, कोई आंसर अगर समझ में नहीं आया है अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। Anybody else? प्रियांशी, गौरव, आर्यन, विवेक, आयुष, हर्षित, नो प्रॉब्लम। ओके देन, इसके बाद भी आप लोगों की कोई क्लास होती है और दिस इज द लास्ट क्लास? ओके, so have you understood this lesson? Okay then,
लास्ट वाला जो है लेसन रिजोल्यूशन, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ दिस बुक। इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? Anything else you want to ask? कुछ और पूछना है आप लोगों को पिछले लेसन्स में, या कोई भी एनी प्रॉब्लम?